कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों की 28वीं कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, आप सब जिस जगह पर बैठे हैं वह भारत की डेमोक्रेटिक यात्रा में एक बहुत ही अहम जगह है। पीएम ने याद दिलाया कि कॉलोनियल राज के आखिरी सालों में जब भारत की आज़ादी करीब थी तो इसी सेंट्रल हॉल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य इकट्ठा होकर भारत का संविधान बनाया था। आज़ादी के बाद इस भवन ने 75 साल तक भारतीय संसद के रूप में सेवा की। यहीं पर भारत के भविष्य से जुड़े अनगिनत महत्वपूर्ण फैसले और बहसें हुईं। मोदी जी ने इस ऐतिहासिक मंच से कॉमनवेल्थ देशों के नेताओं को लोकतंत्र की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की संसदीय परंपराएं आज भी प्रासंगिक हैं। फ्रेंड्स, जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं वो भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुलामी के आखिरी वर्षों में जब भारत की आजादी तय हो चुकी थी, उस समय इसी सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी। भारत की आजादी के बाद 75 वर्षों तक ये इमारत भारत की संसद रही और इसी हॉल में भारत के भविष्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय, अनेक चर्चाएं हुई। अब लोकतंत्र को समर्पित इस स्थान को भारत ने संविधान सदन का नाम दिया है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंबईकरों से अपील की है कि वोटिंग से पहले अपना बूथ जरूर चेक करें। उन्होंने कहा, मैं हर मुंबईकर से कहूंगी कि वोट देने से पहले कृपया अपना बूथ चेक कर लें और कंफर्म कर लें कि आपको कहां वोट देना है। प्रियंका ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि हर चुनाव में उसी पोलिंग बूथ पर जाती रही, चाहे असेंबली हो या लोकसभा, लेकिन इस बार उनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट से गायब था। उन्हें कहीं और भेज दिया गया। बोली, अगर वहां के लोगों ने मेरी मदद नहीं की होती तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि कहां वोट देना है। ये बयान महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले आया है, जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें बढ़ रही हैं। चतुर्वेदी ने वोटरों को सतर्क रहने की सलाह दी। जी बिल्कुल, मैं तो हर मुंबईकर को कहूँगी कि वोट डालने से पहले अपने बूथ चेक कर लीजिए, अपनी कहाँ वोटिंग डालनी है, वोटिंग पोल बूथ है, वहाँ पे पता कर लीजिए। क्योंकि मैं खुद जहाँ पे हर बार वोट करती हूँ, विधानसभा हुआ, लोकसभा हुआ, वहाँ पर पहुँचने पर पता चला कि मेरी वोटिंग वहाँ पर नहीं, मेरे इलेक्टोरल रोल्स में नाम नहीं है, मुझे दूसरी जगह भेजा गया। अगर वहाँ पर मुझे हेल्प करने को लोग नहीं होते तो पता भी नहीं चलता वोट कहाँ डालना है। फिर मैं उस नए पते पर आई हूँ, वोट किया है। मैं सबसे कहूँगी कि ये चेक कर जाएँ कि बहुत ज़्यादा फेर बदलाव हुआ है। ये वोटर को डिस्करेज करने की बात है, वोटर को वोट करने से रोकने की बात है। मुझे नहीं पता है, मैं इस पर अटकलें नहीं करूंगी, पर ये ज़रूर कहूंगी आपकी जिम्मेदारी बनती है। 8 साल के बाद बीएमसी चुनाव हो रहा है, एक महत्वपूर्ण चुनाव है जो मुंबई की दशा और दिशा निर्णय करेगा। मुंबई को इन्होंने सिर्फ एक रियल एस्टेट बनाकर छोड़ दिया है। मुंबई इज़ अ लिविंग, ब्रीदिंग, थ्राइविंग सिटी, जहाँ पे ओपन स्पेसेस की बात हो, एयर पोल्यूशन की बात हो, रास्तों की बात हो, गड्ढों की बात हो, नालों की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, एजुकेशन की बात हो, ये सब पे आपने हमें 25 साल भरोसा जताया है। आने वाले समय में भी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी को फिर से मजबूत कर उनको ये जिम्मेदारी देंगे कि बीएमसी का जो भी चालन है और जो भी काम है उसमें हमें समर्थन दें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के चुनावी दौरान कहा है कि उन्होंने पूरे चुनाव में एक भी विपक्षी उम्मीदवार का जिक्र नहीं किया। उनका कहना है कि इसकी वजह यह है कि उनकी सरकार ने बहुत काम किया है। गडकरी ने कहा, मैंने पूरे चुनाव में एक भी विपक्षी उम्मीदवार का जिक्र नहीं किया क्योंकि हमने बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि दूसरों के बारे में बात करने के लिए काफी समय नहीं है। उनकी प्राथमिकता सकारात्मक काम पर ध्यान केंद्रित करना है। गडकरी ने जोर देकर कहा कि वे अपने पॉजिटिव काम पर फोकस करते हैं। उनका मानना है कि लोग उनकी कोशिशों को समझते हैं और उसी हिसाब से वोट देते हैं। उन्होंने कहा कि जनता अच्छे काम को पहचानती है और उसी के आधार पर फैसला लेती है।
अधिकार तो जनता का है कि किसको चुनकर देना। मैं पूरे चुनाव में एक भी बार मैंने विपक्ष का उम्मीदवार का किसी का कभी नाम तक नहीं लिया, इतना क्योंकि हमने इतना काम किया है, वो बताते बताते ही टाइम कम पड़ता है। तो हम अपनी पॉजिटिव बात को कहें और लोग समझते हैं, लोग काम को समझते हैं, लोग उसके ऊपर मतदान। मुंबई हो चाहे नागपुर हो, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में और नागपुर में भी हमारी पार्टी ने और अच्छा काम किया है और जनता ने इन सब कामों का खुद देखा है और इसका लेखा जोखा चुनाव में हमने लोगों के सामने रखा है और हमने कहा है कि ये काम किया, ये तो ट्रेलर है, आप हमको चुन कर दो, फिर असली फिल्म शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मकर संक्रांति के अवसर पर जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पासवान ने कहा कि मकर संक्रांति एक सुंदर परंपरा है। उन्होंने बताया कि इस दिन दही चूड़ा का आयोजन करना पार्टी के सदस्यों, संगठन, परिवार और जान पहचान वालों को बुलाना बहुत खास होता है। यह आयोजन लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के घर जाना और त्योहार मनाना इस परंपरा को जिंदा रखता है। चिराग ने जनता से अपील की कि वे इस त्योहार को पारिवारिक और सामाजिक एकता के रूप में मनाएं। ये सबसे पहले तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। ये एक खूबसूरत परंपरा है, मकर संक्रांति के दिन दही चूड़े का आयोजन करना, पार्टी, संगठन, परिवार, परिचित लोगों को आमंत्रित करना, एक दूसरे के यहाँ आना जाना। मुझे लगता है उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा किया गया है। आज बिहार प्रदेश समिति की तरफ से संगठन के माध्यम से दही चूड़ा का कार्यक्रम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया गया है, जिसमें एनडीए के तमाम साथियों को आमंत्रित किया गया है। एक दूसरे के साथ कुछ राजनीतिक विषयों को भूलकर कुछ खूबसूरत लम्हे बिताने की सोच के साथ ये आयोजन होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसी तरीके से खुशियों भरे रिश्ते हर किसी के जीवन में आगे बढ़ते रहें। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि अगर कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है तो ये अलग बात है, लेकिन ये किसी हिजाब या घूंघट वाली महिला के नाम पर नहीं होना चाहिए। उदित राज ने कहा कि धर्म के आधार पर ऐसा कहना गलत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का एक सेक्युलर संविधान है। उनका कहना है कि एक मुस्लिम महिला, एक जैन, एक हिंदू, एक दलित या कोई भी जिसकी भी देश सुनता है वह प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री पद के लिए धर्म या पोशाक नहीं, बल्कि देश के लिए काम करने की क्षमता और लोगों का विश्वास मायने रखता है। हिजाब वाली औरत और घूंघट वाली औरत के नाम से नहीं होना चाहिए। औरत बने अलग बात है, लेकिन सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन धर्मांधता के आधार पर कहना गलत है ना। वो ठीक है, मुस्लिम औरत बने, जैन औरत बने, बुद्ध औरत बने, ईसाई बने, हिंदू बने, दलित बने, कोई भी बने, जिसको देश चुने। तो यह है। दूसरी बात है कि पटेल जी ने सख्ती करी थी। अगर पटेल जी आगे रह गए होते तो शायद आरएसएस का नाश हो गया होता। नेहरू जी बहुत ही बड़े हृदय के थे और सबको लेके चलना चाहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्रिमंडल में रखा था। तो पटेल जी ने प्रतिबंध तो किया था। तो मुझे तो लगता है कि पटेल जी की नीति अगर काम कर गई होती तो कम से कम आज आरएसएस और बीजेपी मोदी जी तो न रहते। मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज के मौके पर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, केजेजेडी चीफ तेज प्रताप यादव के घर जाने पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सफाई दी है। सुधाकर सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने पर्सनली तय किया है कि वो घर पर रहकर त्योहार मनाना चाहते हैं, तो इसमें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का ये निजी फैसला है और इसे राजनीतिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। सांसद ने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव हर जगह जाते हैं, तो वो भी तेज प्रताप के घर गए। उन्होंने बताया कि ये त्योहार का माहौल था जहां परिवार और रिश्तों को तरजीह दी गई। स्वाभाविक है कि मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ देश भर में निजी तौर पे और सार्वजनिक तौर पर कल और आज भी बहुत जगहों पे मनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग सार्वजनिक
तौर पे भी त्यौहार को मनाते हैं और बहुत सारे लोग निजी तौर पे भी त्यौहार को मनाते हैं, पर्व को मनाते हैं। तेजस्वी जी ने निजी तौर पे अगर फैसला लिया है कि उनको पर्व त्यौहार में रहना है, घर पर वहीं से मनाना है, तो उनका कोई उसमें आपत्ति का विषय नहीं है। और कल केवल तेज प्रताप जी ही क्यों मना रहे थे, कल तो बिहार में तो दर्जनों जगह राजनीतिक जमावड़ा थे, दिल्ली में भी जमावड़ा थे, राजनीतिक जमावड़ा मैं कहता हूँ। तो इसलिए कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर नहीं है। और लालू प्रसाद जी हर जगह जाते हैं, तो तेज प्रताप के यहाँ भी चले गए। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जब तक वो जिंदा और सेहतमंद रहेंगी वे कुचले वर्गों के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगी। मायावती ने कहा, जब तक मैं जिंदा और सेहतमंद रहूंगी वे कुचले वर्गों के लिए अपना संघर्ष जारी रखूंगी। उन्होंने साफ किया कि वो कभी किसी के दबाव में नहीं आएंगी और न ही अपनी पार्टी के आंदोलन को छोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन उनके पार्टी संस्थापक कांशीराम के लिए वचनबद्धता है, जिन्होंने इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और मायावती को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने जोर देकर कहा कि दलित, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रहेगी। और जब तक मैं जिंदा रहूंगी और यदि अभी तक की तरह मेरा स्वास्थ्य भी बराबर ठीक बना रहता है, तो तब तक मेरा इन वर्गों के हित व कल्याण के लिए निरंतर प्रयास व संघर्ष आदि जारी रहेगा। और इस मामले में ना तो मैं कभी झुकने वाली हूँ तथा ना ही कभी किसी के दबाव व लालच आदि में आकर अपनी पार्टी की मूवमेंट से पीछे हटने वाली हूँ, जिसके लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने जीते जी हर मामले में मुझ पर पूरा भरोसा करके वे मुझे अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाकर इस पार्टी की संपूर्ण जिम्मेवारी भी मेरे कंधों पर सौंप दी है, जिसे मैं अपने जीते जी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने दूंगी, बशर्ते ईवीएम हमारी मुश्किलें और ज्यादा ना बढ़ाता रहे। ये मैं अपनी पार्टी के लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं उनसे पार्टी को हर स्तर पर पूरा सहयोग करने की भी पुरजोर अपील करती हूँ। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में पार्टी के लोग मुझे कतई भी निराश नहीं करेंगे। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है कि सच परेशान हो सकता है, लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता। उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का अपना अनुभव साझा किया। दुबे ने बताया कि शुरू में उनका नाम उस जगह पर नहीं था जहां होना चाहिए था। उनके वोटर लिस्ट में जिस पोलिंग स्टेशन पर वे वोट देते रहे थे उसे बदल दिया गया और उन्हें एक अलग वार्ड में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि फिर भी उनके पास उनका वोटर आईडी कार्ड है जो चुनाव आयोग ने जारी किया था और जिसमें उनका एपिक नंबर दर्ज है। उनका दावा है कि एपिक नंबर डालकर कोई भी 1 सेकंड में सही पोलिंग स्टेशन की पहचान कर पाएगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। पहले मेरा नाम जहां होना चाहिए था वहां नहीं था। मैंने लोकसभा विधानसभा में जिस मतदान केंद्र में मैंने मतदान किया था इस बार मेरा बदल दिया गया है और मैं अलग वार्ड में आ गया हूं। फिर भी मेरे पास हाथ में वोटर आईडी कार्ड है जो चुनाव आयोग ने मुझे दिया है। इसमें एपिक नंबर है। एपिक नंबर डालने के तुरंत 1 सेकंड में आ जाना चाहिए आप कहाँ के मतदाता हैं, किस बूथ में जाएंगे। लेकिन पूरे मुंबई से शिकायतें आ रही हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रहा है, लोगों को असुविधा हो रही है, लोग परेशान हैं। हमें भी खुद परेशानी हुई, लेकिन फिर भी हम कहेंगे पहले मतदान फिर जलपान। आप अपना मतदान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें अधिकार दिया है आप उसका इस्तेमाल करें। आप अपने पसंद की सरकार चुनें, नेता चुनें, विकास पर बात करें। तो हमें लगता है कि मुंबई कर जो जगह जगह से निकल के मतदान कर रहे हैं एक अच्छा मतदान प्रतिशत यहाँ पर देखने मिलना चाहिए। और वोट देने के बाद एक नई चीज़ हमने देखी कि लोकसभा विधानसभा में जब हम वोटिंग करते हैं तो बटन दबाने के बाद ईवीएम मशीन पर एक बगल में स्क्रीन होता था, वीवीपैट जिसे हम कहते हैं, उसमें दिखता था कि आपने किससे मतदान किया। इस बार वो वीवीपैट भी नहीं है, तो पता नहीं इसके पीछे चुनाव आयोग का क्या मनसा है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी के साथ साथ दुनिया को दिशा देने वाला शहर है। लोकसभा में हो सकता है, विधानसभा में हो सकता है और महानगर पालिका में नहीं हो सकता। तो ये क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, अब ये तो सब शोध का विषय है। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे, हमें उम्मीद है सब मतदान करें, अवश्य करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।